कल हमने पढ़ा प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने की प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। उसकी उपयुक्तता पढ़ी, गुण और अवगुण भी पढ़े। आज हम पढ़ेंगे इसकी दूसरी विधि है प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने की। जो दूसरी विधि है वो है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि जैसा हमने पहली विधि में पढ़ा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, ये है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। पहले था प्रत्यक्ष विधि था, उसमें क्या था कि अनुसंधानकर्ता जो था वो आंकड़े एकत्रित करने के लिए स्वयं घर घर जाकर आंकड़े इकट्ठे करता था। इसमें क्या है, दूसरी विधि है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। इस विधि में वह घर घर ना जाकर दूसरे लोगों से किसी को नियुक्त कर देता है या दूसरे लोगों से आंकड़े पूछता है, आंकड़े इकट्ठे करता है, उसको अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि कहेंगे। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि वह विधि है जिसमें किसी समस्या के अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को मौखिक पूछताछ करके आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। ऐसे लोगों को साक्षी व गवाह भी कहते हैं। ऐसे लोगों को साक्षी व गवाह भी कहते हैं। इस विधि से समस्या से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से आंकड़े इकट्ठे नहीं किए जाते, बल्कि उनके जो गवाह होते हैं, साक्षी होते हैं, जिनको उनके बारे में पता होता है, उनसे आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपके कंपनी में, आपकी फैक्ट्री में जो मजदूर लगे हैं, उनके बारे में अगर आंकड़े इकट्ठे करने हैं तो उनके बारे में आंकड़े इकट्ठे उनके मालिक से किए जा सकते हैं। उनके मालिक से किए जा सकते हैं। इन आंकड़ों की उपयुक्तता कहाँ कहाँ ये आंकड़े उपयुक्त होते हैं, तो यह ऐसी विधि है जो कि अधिक बड़े क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होती है। ये ऐसी विधि है अप्रत्यक्ष मौखिक जो आंकड़ों को इकट्ठा करने की विधि है, वो बड़े क्षेत्र के लिए व्यापक होती है। दूसरा है इसका प्रत्यक्ष सूचना देने वाले से प्रत्यक्ष संपर्क संभव न हो। जैसे जिसकी से हमने सूचना लेनी है उससे हमारे प्रत्यक्ष संपर्क न हो। जैसे हम किसी गांव के बारे में सूचना लेना चाहते हैं, हम वहाँ प्रत्यक्ष नहीं जा सकते, वहाँ प्रत्यक्ष पता नहीं कर सकते, तो हम गांव के जो मेंबर है उससे सूचना इकट्ठी कर सकते हैं, उससे आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं, क्योंकि उसको पता होगा गांव के बारे में। नंबर 3 था प्रत्यक्ष सूचना देने वाला अज्ञानता के कारण सूचना देने में समर्थ हो। जैसे जो प्रत्यक्ष सूचना देने वाला है, हो सकता है वो उसको ज्ञान ना हो, उस चीज़ के बारे में ज्ञान ना हो, तो उसके बारे में भी सूचना जो है वो गांव का मेंबर या कोई और सदस्य दे सकता है। आंकड़े जटिल किस्म के हों तथा उनके विशेषज्ञों की राय की जरूरत हो, या तो आंकड़े ऐसे हों मुश्किल हो जिसका नहीं पता किया जा सके, तो उसके लिए भी ये विधि उपयुक्त है। इसके साथ इसके गुण इस प्रकार से हैं। विस्तृत क्षेत्र, जैसे मैंने आपको बताया, ये बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त है यह विधि। कम खर्चीली ये विधि जो है वो कम खर्चीली है। जैसे प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि थी वो बहुत खर्चीली विधि थी, क्योंकि घर घर जाना पड़ता था, घर घर जाके करके आंकड़े एकत्रित किए जाते थे। इस विधि में क्या था, घर जाने की ज़रूरत नहीं है, गांव के एक आदमी से या गांव के मेंबर से, गांव के किसी एक सदस्य से पता किया जा सकता था, आंकड़े इकट्ठे किए जा सकते हैं। तो ये विधि इतनी ज़्यादा खर्चीली नहीं है, इसमें धन, समय और परिश्रम की इतनी ज़्यादा अधिक लागत नहीं लगती। नंबर 3 है विशेषज्ञ की सम्मति। इस विधि में विशेषज्ञों की राय तथा सुझाव प्राप्त हो सकते हैं। नंबर 4 था निष्पक्ष। इस विधि से अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत पक्षपात का प्रभाव नहीं।
जो व्यक्तिगत अनुसंधान विधि थी उसमें क्या होता था, जो आंकड़े एकत्रित करने वाला वो गलत आंकड़े भी दे सकता था, परंतु इस विधि में निष्पक्षता है। क्योंकि उस गांव के किसी एक सदस्य से आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे, वो बिल्कुल निष्पक्ष होंगे। नंबर 5 है सरलता। यह विधि बहुत सरल है तथा आंकड़े एकत्रित करने में अधिक परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। इस विधि द्वारा आंकड़े जो है आसानी से एकत्रित किए जा सकते हैं। अब जिस विधि के गुण हैं, दिखती बात है, उस विधि के कुछ अवगुण भी होंगे। तो इस विधि के भी कुछ अवगुण हैं जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, शुद्धता की कमी। इस विधि में शुद्धता की कमी होगी। ये विधि जो है वो एक्यूरेट नहीं होगी, क्योंकि हम आंकड़े जो है किसी दूसरे व्यक्ति से एकत्रित करेंगे। वो आंकड़े हो सकता है शुद्ध हो ना भी हो। उसके बाद पक्षपात। इस विधि में सूचना देने वालों के व्यवहार में पक्षपात की संभावना होती है। ऐसा भी हो सकता है, देखिएगा, पक्षपात ऐसा भी हो सकता है कि जिससे आप आंकड़े एकत्रित कर रहे हो सकता है उसके साथ, जिसके बारे में आंकड़े एकत्रित करने हैं, उसके साथ उसके अच्छे संबंध ना हो, तो वो आंकड़े जो है वो गलत आंकड़े प्रदान करें। नंबर 3 है गलत परिणाम। इस विधि में साक्ष्य देने वाले की लापरवाही, पक्षपात, अज्ञानता के कारण गलत परिणाम निकलने की संभावना होती है। ये ऐसा भी हो सकता है कि वो गलत आंकड़े दें आपको। तो ये इसके अवगुण थे। अब इसके साथ आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान तथा अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि में क्या अंतर है। तो ये आप लोगों को, जैसे जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि है, वो आपको पता होना चाहिए कि वो अनुसंधानकर्ता जो है वो स्वयं जाकर आंकड़े एकत्रित करता है। अप्रत्यक्ष में क्या होता है, जो आंकड़े हैं वो प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित नहीं किए जाते, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से एकत्रित किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से एकत्रित किए जाते हैं। देखिएगा, ये जो प्रत्यक्ष अनुसंधानकर्ता विधि है ये बहुत ही महंगी विधि है, बहुत ही खर्चीली विधि है, जबकि अप्रत्यक्ष विधि है ये इतनी ज़्यादा खर्चीली नहीं है। अब ये जो प्रत्यक्ष विधि है ये सीमित क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, और जो अप्रत्यक्ष विधि है वो विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ 3-4 इसमें दिए हुए गुण दिए, अंतर दिया है, 3-4 पॉइंट दिए हैं। मैंने आप लोगों को 3-4 पॉइंट मैंने बताए भी हैं, पर आप देख लें इनको। जैसे यहाँ दिया, प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान में समस्या से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले लोगों से अनुसंधान। मैंने बताया कि डायरेक्टली प्रत्यक्ष विधि में जो अनुसंधान करता है वो उनके पास स्वयं जाके आंकड़े एकत्रित करता है, और अप्रत्यक्ष में वो स्वयं नहीं जाता है, वो दूसरे व्यक्ति से। नंबर 2 दिया, प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान उस स्थिति में संभव है जिससे अनुसंधान का क्षेत्र, जो अनुसंधान का क्षेत्र है वो छोटा हो। प्रत्यक्ष उसके लिए संभव है, पर अप्रत्यक्ष क्या है, विस्तृत क्षेत्र के लिए संभव है। नंबर 3 है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता को सूचना देने वाले की भाषा, रीति रिवाज वगैरह आदि का पता होना चाहिए, पर अप्रत्यक्ष में इसकी जरूरत नहीं, उसको ज्ञान हो न हो, क्योंकि वो आंकड़े जो है किसी और से एकत्रित करने हैं। नंबर 4 जो था, प्रत्यक्ष अनुसंधान अधिक महंगी थी, और ये जो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान थी ये इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। ये इसमें अंतर आ गया।